आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल और लेकर हाजिर हूं 26 मई का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सीमा पर चीन भारत में तनाव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सेना प्रमुखों से बात। चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही भारतीय सेना ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी गतिविधियां तेज कर ली हैं। भारत में कोरोना के 6,500 नए मामले। खाली भारत ही नहीं, पूरी दुनिया लड़ रही है, हर देश लड़ रहा है। हम लोग वायरस से इम्यून नहीं हैं और हम लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए भी हैं, बिल्कुल क्लोज नहीं हैं। राहुल ने साधा सरकार पर निशाना, कहा फेल हुआ लॉकडाउन। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। और कार्यक्रम में आगे आपको मिलवाएंगे बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा के टॉपर से, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। नमस्कार, प्रस्तुत हैं अभी तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन विवाद पर सेना प्रमुखों के साथ की बैठक, कहा भारत नहीं रोकेगा सड़क निर्माण। देश के उत्तर पश्चिमी भागों में तेज गर्मी का कहर जारी, अगले 2 दिन और जबरदस्त गर्मी का सामना करना होगा। पूर्वी हिस्से के राज्यों असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में तेज बरसात हो रही है। असम में बाढ़ के हालात। दिल्ली पुलिस ने आज तबलीगी जमात के मरकज मामले में 20 देशों के 83 विदेशियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लॉकडाउन के दौरान वेतन भुगतान से छूट के लिए दायर कंपनियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 1 सप्ताह में जवाब देने को कहा। लॉकडाउन में बैंकों के ब्याज वसूलने के खिलाफ अपील पर भी हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजे नोटिस और नियमित यात्री उड़ानों की तरह चार्टर्ड फ्लाइट के यात्रियों को भी आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। चीन और नेपाल के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है। बैठक में तय किया गया है कि चीन के साथ तनाव को राजनीतिक स्तर पर सुलझाया जाएगा। हाल के दिनों में भारत चीन सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच टकराव की रिपोर्ट्स भी आई हैं। हालांकि दोनों ही देशों ने सार्वजनिक तौर पर इन रिपोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन भारत ने लद्दाख और उत्तराखंड में सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी लद्दाख पहुंचे और हालात का जायजा लिया। चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही भारतीय सेना ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी गतिविधियां तेज कर ली हैं। पूरी सड़कें हैं सभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की तरफ जाती हैं और यहां पर लगातार फौज की हरकत जो है वो बढ़ रही है। उसमें चाहे जो फौज की तैनाती की तादाद हो वो बढ़ानी हो या फिर जो बाकी जरूरी साजो सामान फौज का है उसको वहां पर पहुंचाने की प्रक्रिया हो। फिलहाल जिस अंदाज से चीन के करीब 500 फौजियों ने पैंगोंग लेक के पास जमावड़ा शुरू किया है, उसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से उसी अंदाजे से दिया जा रहा है कि वहां पर उसी तादाद में या उससे कहीं ज्यादा भारतीय फौज की तादाद भी बढ़ाई जाए। वहीं एक तरफ जहां भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, वहीं खतरा ये भी है कि कहीं पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई हरकत ना कर दे। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल आशीष खन्ना कहते हैं, भारतीय फौज को और भारतीय गवर्नमेंट को ये याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक ऐसी चीज है, एक लोमड़ी या लक्कड़ पके की तरह, जो कि इस फ्लेयर अप में मौके का फायदा उठाकर हमारे ऊपर साइड से भी वार कर सकता है। इसलिए हमारी सावधानी पश्चिम साइड में और जम्मू कश्मीर साइड में हमेशा बिल्कुल सतर्क रहनी चाहिए। भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद कोई नई बात नहीं है। एशिया के इन 2 शक्तिशाली देशों की सेनाएं इससे पहले डोकलाम में आमने सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी के चलते दुनिया के रणनीतिक और कूटनीतिक हालात बदले हुए हैं। ऐसे में चीन के सीमा पर तनाव बढ़ाने के पीछे कारण कुछ और भी हो सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को बातचीत के जरिए ही इस जटिल स्थिति से निपटना होगा। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। और अब बात कोरोना वायरस की।
भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6,535 नए मामले सामने आए हैं और अब तक संक्रमण के कुल मामलों की तादाद 1,45,000 को पार कर गई है। वहीं अब तक 4,167 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60,490 लोग ठीक हो चुके हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर 2.87% है, जो दुनिया में सबसे कम है। आज प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने कहा, हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है, उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, जहां 50,000 से अधिक मामले हैं। महाराष्ट्र के ताजा हालात समझने के लिए मैंने बात की आज तक संवाददाता विद्या से। महाराष्ट्र में कुल अब तक कोरोना वायरस के 52,667 मामले हैं, जिसमें से 1,695 लोगों की मौत हो गई है पिछले 2 महीने में। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की, यानी कि रविवार से लेकर सोमवार के बीच में, तो इस 24 घंटे के अंदर 2,500 के आसपास लोग हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं 60 लोगों की मौत भी हुई है इसी 24 घंटे के अंदर। महाराष्ट्र में इस पूरी महामारी का एपिसेंटर मुंबई है और इस मुंबई शहर में अकेले 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में 31,972 लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव हैं। महाराष्ट्र में अब तक 16,000 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं अस्पतालों से। महाराष्ट्र सरकार बार बार कह रही है कि वो टेस्टिंग ज़्यादा कर रही है, जिसकी वजह से आंकड़े बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर नज़र डालें हम मौतों के आंकड़ों पर तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं। मुंबई में छोटे छोटे कमरों में बड़े बड़े परिवार रहते हैं, जगह की सख्त किल्लत है, सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं सकती। एक छोटे से कमरे में जहां खड़े होने की जगह नहीं है, उसमें लोग कितने बैठेंगे। इसी वजह से लॉकडाउन का पालन बहुत जगहों पर नहीं हो रहा है। खासतौर से मुंबई के जो झुग्गी झोपड़ी हैं, वहां पर ये आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और यही अब भी सरकार के लिए सरदर्द बने हुए हैं। जानकारी दे रही थीं विद्या। और अब बात उस दवा की जो कभी सुर्खियों में थी और अब विवादों में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की, जिसका इस्तेमाल कोरोना से बचाव के लिए किया गया था। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। कल तक कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिस दवा को जीवन रक्षक समझा जा रहा था, उससे अब लगभग सभी उम्मीदें समाप्त हो गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का कोविड-19 के मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल कई कारणों से अस्थायी तौर पर रोकने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस दवाई से कोरोना मरीजों को फायदा होने की बजाय ज्यादा नुकसान हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र की मशहूर पत्रिका द लैंसेट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इससे जिनका भी इलाज किया गया, उनमें से ज्यादातर की मौत हो गई। शोध के अनुसार मार्कोलाइड के बिना या उसके साथ भी क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाइयों के इस्तेमाल से कोविड-19 मरीजों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। ये नतीजे करीब 15,000 कोविड-19 मरीजों पर ट्रायल के बाद के हैं। WHO ने 17 देशों के 3,500 कोरोना मरीजों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के ट्रायल के लिए शामिल किया था। विश्व संस्था ने इसे सॉलिडेरिटी ट्रायल का नाम दिया था। इस ट्रायल का मकसद कोविड-19 के इलाज के लिए दवाई ढूंढना था। ट्रायल में शामिल मरीजों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या कोविड-19 के इलाज के लिए प्रयोग किए जा रहे 3 और दवाइयों का रैंडमाइज्ड ट्रायल शुरू हुआ था, लेकिन केवल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ट्रायल पर ही रोक लगाई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी सप्ताह बताया था कि वो कोरोना से बचाव के लिए जिंक के साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ले रहे हैं। इस बीच ब्राजील ने कहा है कि WHO के ट्रायल पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने के बाद भी वो कोविड-19 के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल जारी रखेगा। दुनिया में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद भारत ने अमेरिका, ब्राजील समेत दुनिया के कई देशों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा भेजी थी।
इधर भारत में आईसीएमआर ने कुछ समय पहले एक रिसर्च में पाया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेने से कोविड-19 से संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि डब्ल्यूएचओ के इस फैसले के बाद आईसीएमआर की क्या रणनीति होती है। कोरोना से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ के इस निर्णय से दुनिया भर की उम्मीदों को झटका लगा है, जिससे इंतजार और लंबा हो गया है। आनंद श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। वहीं कोरोना वायरस की मार झेल रहे देश की राजधानी दिल्ली का डर आजकल उससे सटे इलाकों में साफ नजर आने लगा है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में जिस तरह से तेजी से इजाफा हो रहा है, उसे देखते हुए महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात के बाद दिल्ली का ही नाम आता है। कोरोना काल में चौथे नंबर पर बैठे दिल्ली से आने वाले लोगों को एनसीआर में जाने के लिए खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी आशिता सेठ। दिल्ली वालों के लिए एनसीआर में है नो एंट्री और इसीलिए दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम जाने वाले लोगों को लंबे लंबे जाम की मुश्किल से दो चार होना पड़ रहा है। हाल के दिनों में गाजियाबाद, नोएडा में जो नए कोरोना मामले सामने आए हैं, उसके लिए दिल्ली से एनसीआर आने वाले लोगों को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डीएम ने दिल्ली बॉर्डर को लेकर सख्ती दिखाई और बॉर्डर को सील करने का ऑर्डर दे दिया है। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले लोगों की सख्त चेकिंग की जा रही है और सिर्फ स्वास्थ्य, बैंक, मीडिया, वकील और पुलिस कर्मियों को आई कार्ड के जरिए आने जाने की छूट दी गई है। साथ ही जरूरी सामान ले जा रहे वाहन और एम्बुलेंस को बिना रोक टोक आने जाने की परमिशन है। भारत सरकार के उप सचिव व अधिकारी को अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा बाकी लोगों को बॉर्डर पार करने के लिए पास की जरूरत होगी। पूरी सख्ती के साथ पुलिस दिल्ली से आने वाले हर शख्स की चेकिंग कर रही है, जिससे बॉर्डर पर गाड़ियां रेंग रही हैं। बात करें नोएडा की, तो यहाँ भी दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए सख्त कानून लागू कर दिए गए हैं। लॉकडाउन 4 में यातायात में छूट मिली थी, लेकिन नोएडा में सामने आए नए मामलों के मद्देनजर नोएडा प्रशासन ने भी बिना देरी किए दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया और सिर्फ पास वालों को ही एंट्री दी जा रही है। अगर कोई दिल्ली से नोएडा आना चाहता है तो उसके पास प्रशासन द्वारा जारी मूवमेंट पास जरूर होना चाहिए। आपको बता दें कि अकेले नोएडा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 350 से ऊपर पहुंच गया है। गुरुग्राम प्रशासन की ओर से भी आदेश जारी किया गया है कि अगर दिल्ली से किसी को गुरुग्राम आना है तो उसे कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। अभी दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की हालत जस की तस है और अभी भी सिर्फ पास वाले लोगों को ही एंट्री दी जा रही है। हालांकि यहाँ भी मीडिया, स्वास्थ्यकर्मी समेत जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। गुरुग्राम की ही तरह फरीदाबाद ने भी दिल्ली से सटे अपने बॉर्डर को सील कर दिया है। यहाँ से सिर्फ इमरजेंसी मामलों, पास धारकों को ही आने की अनुमति दी जा रही है। हालांकि कुछ मामलों में पुलिस अपने स्तर पर भी छूट दे रही है। आशिता सेठ, आज तक रेडियो। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की एक वजह लॉकडाउन के दौरान बड़ी तादाद में प्रवासियों के अपने राज्यों में वापस लौटने को भी माना जा रहा है। वहीं आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि लॉकडाउन कोरोना संक्रमण को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को अब आगे की योजना पेश करनी चाहिए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो ये बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि लॉकडाउन पूरी तरह से कामयाब रहा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस इस नाजुक वक्त में भी राजनीति कर रही है। और अब बात महाराष्ट्र में सियासी घमासान की।
कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जहां एक ओर गवर्नर से मुलाकात की है, वहीं गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी उन्होंने 1.5 घंटे लंबी बैठक की। दूसरी तरफ बीजेपी नेता और पूर्व सीएम नारायण राणे ने भी राज्यपाल से मुलाकात की है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज क्या हुआ, बता रहे हैं नितिन ठाकुर। महाराष्ट्र में कोरोना और सियासत दोनों चरम पर हैं। पिछले 24 घंटों में राजभवन से लेकर मातोश्री तक राजनीतिक हलचलों ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। बैठकों का दौर जारी है और हर बैठक के मायने समझने की कोशिश हर कोई अपने ढंग से कर रहा है। कल सुबह महाविकास अघाड़ी सरकार में अहम साझेदार एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से 20 मिनट तक मुलाकात की। अभी खबर गर्म ही थी कि शाम होते होते शरद पवार मातोश्री जा पहुंचे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से 1.5 घंटे तक मिले। ये अहम इसलिए है क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब 36 दिनों तक सरकार बनाने की खींचतान चली थी, तब भी शरद पवार मातोश्री नहीं पहुंचे थे। हालांकि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत इन बैठकों के राजनीतिक निहितार्थ निकालने को अर्थहीन बताते रहे। उद्धव ठाकरे जी से अगर पवार साहब मुलाकात करते तो उसको क्या वजह की बात क्या है? देश और राज्य चलाने वाले तो प्रमुख नेता अगर आपस में बैठकर राज्य के बारे में चर्चा करते हैं, जिस संकट के घड़ी से देश और महाराष्ट्र गुजर रहा है उस बारे में चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें किसी को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। दरअसल सरकार में गड़बड़ी की अटकलें लगनी इसलिए शुरू हुई क्योंकि अचानक ही बीजेपी की तरफ से उद्धव पर हमले बढ़ गए। कहा जा रहा है कि एक सुनियोजित रणनीति के तहत बीजेपी ने राज्य सरकार को निशाना बनाना शुरू किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी महाराष्ट्र सरकार पर आक्रमण बोला था। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उद्धव सरकार को फेल ठहरा चुके हैं। महाराष्ट्र की कोविड की परिस्थिति बहुत खराब है। महाराष्ट्र में 30% से ज्यादा देश के पेशेंट्स ये महाराष्ट्र से है। 40% से ज्यादा मौतें ये महाराष्ट्र में हो रही है और पूरी तरीके से सरकार नाकाम दिख रही है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर चीज का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की ये जो कोशिश है बिल्कुल गलत है। बीजेपी के हमले तो स्वाभाविक हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन खोलने के मुद्दे पर अपनी सहयोगी एनसीपी की सलाह भी दरकिनार कर रहे हैं। ऐसे में शरद पवार का राजभवन से लेकर मातोश्री तक बैठकें करना राजनीतिक कयासों को वजन दे रहा है। नितिन ठाकुर, आज तक रेडियो। भारत में कोरोना वायरस की तरह ही एक और बीमारी फैल रही है, लेकिन इस बीमारी से इंसानों को दिक्कत नहीं होगी, बल्कि केलों की फसल पर बुरा असर पड़ेगा। इसका नाम है बनाना कोविड। क्या है ये नई बीमारी, समझा रहे हैं आज तक.com के लिए विज्ञान की खबरों पर नजर रखने वाले हमारे सहयोगी रिचीक मिश्रा। भारत में कोरोना वायरस की तरह ही एक और बीमारी फैल रही है। इस बीमारी का नाम है फ्यूजेरियम विल्ट TR4। नाम से काफ़ी डरावनी और भयावह लगती है, लेकिन इसे एक दूसरे नाम से भी बुलाया जा रहा है। इसका नाम है बनाना कोविड। यह इंसानों को नहीं, जीव जंतुओं को नहीं, ये केले की फसल को बुरी तरह से खराब करती है। फ्यूजेरियम विल्ट TR4 एक प्रकार का फंगस होता है जिसके स्ट्रेन का नाम है ट्रॉपिकल रेस 4। इसी नाम पर ट्रॉपिकल रेस 4 स्ट्रेन के नाम पर इस फंगस का नाम रखा गया है। यह सबसे पहले ताइवान में मिली थी बीमारी, उसके बाद ये मिडिल ईस्ट के देशों से होते हुए अफ्रीका और अफ्रीका से होते हुए लैटिन अमेरिका में पहुंच गया। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनानास की निदेशक एस उमा ने बताया कि फ्यूजेरियम विल्ट TR4 को हम केले की फसल का कोरोना वायरस कह सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से पूरी दुनिया में केले की फसलें कई बार खराब हुई हैं। एस उमा ने बताया कि अब इस बीमारी का हॉट स्पॉट उत्तर प्रदेश और बिहार की फसलों पर ज़्यादा पड़ने की संभावना है। हॉटस्पॉट बन सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाके, जिनमें कटिहार, पूर्णिया और महाराजगंज है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने TR4 को दुनिया की सबसे भयावह फसलों की बीमारी बताया है। इस बीमारी को रोकने का कोई तरीका नहीं है, ना ही इसकी कोई दवा बनाई गई है। इसे रोकने का एक ही तरीका है, वह है प्लांट क्वारंटाइन। जैसे कोरोना में लोग क्वारंटाइन किए जा रहे हैं, वैसे ही जिस पौधे में या केले के पेड़ में इस तरह के फंगस पाए जाते हैं उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है। उसके आसपास की फसलों को काट के अलग कर दिया जाता है और उसे ढक दिया जाता है। इस बीमारी की वजह से पूरी दुनिया में 1.96 लाख करोड़ रुपए के केले की फसल बर्बाद हुई है, क्योंकि केला इकलौता एक ऐसा फल है जिसे पूरी दुनिया में खाया जाता है।
अब बात रही भारत की, तो भारत में हर साल करीब 2700 करोड़ किलोग्राम केले का उत्पादन होता है। करीब 100 वैरायटीज़ के केले देश में मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा जिस केले को खाया जाता है उसका नाम है ग्रैंड नैन। यह पीले रंग का आम सामान्य केला होता है और इसी वैरायटी को सबसे ज़्यादा ये बीमारी खराब कर रही है। इस बीमारी की वजह से ये वैरायटी खराब हो सकती है। फ्यूजेरियम विल्ट TR4 बीमारी नई नहीं है। इस बीमारी से 1950 में केले की वैरायटी ग्रोस मिशेल ख़त्म हो गई थी। इसके बाद उसकी नई वैरायटी आई जिसने फंगस को रेजिस्ट कर लिया था, ग्रैंड नैन। लेकिन अब ये वैरायटी भी TR4 की चपेट में आ चुकी है। दिक्कत यही है कि इतनी जल्दी इस बीमारी की न दवा बन सकती है ना ही इसका कोई और इलाज है। इंडियन एकेडमी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज के प्रेसिडेंट KL चड्ढा ने बताया कि केले की इस बीमारी का स्ट्रेन भारत में 8-9 महीने पहले आया था। अगर इससे ग्रैंड नैन की फसल खराब होती है, ग्रैंड नैन मतलब सामान्य केला जो हम लोग आमतौर पर खाते हैं, तो यह वाकई में एक बुरी खबर है। इस बीमारी को रोकने का एक ही तरीका है कि खराब पौधे के आसपास के पौधों को हटा दिया जाए, यानी बीमार पौधों को क्वारंटाइन करना होगा। अगले 1-2 साल के लिए किसान चावल की खेती कर लें और जैसे ही स्थिति सामान्य हो तब तक केले की फसल फिर लगा सकते हैं। जानकारी दे रहे थे रिचीक मिश्रा। आज तक रेडियो की नई पेशकश, आज का दिन, हर सुबह 7 बजे से देश विदेश की खबरें, रिपोर्टें, इंटरव्यूज, बाजार का हाल, खेल की दुनिया और सबसे दिलचस्प बात यह कि भारत और दुनिया के बड़े अखबारों की समीक्षा। आज के दिन आज तक रेडियो का नया खबरनामा सुबह 7 बजे से घंटे भर। पता वही aajtak.in/radio। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। पाकिस्तान से राजस्थान में घुसा और फिर जयपुर पहुंचा टिड्डियों का दल अब यूपी के झांसी पहुंच गया है। लाखों की तादाद में उड़ रहे ये कीट जहां बैठते हैं सब चट करके ही उठते हैं। इस टिड्डी दल से निपटने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, यही समझने के लिए मैंने बात की झांसी के जिलाधिकारी आंद्रा वामसी से। टिड्डी दल की जो मूवमेंट है दिन में तो बहुत एक्टिव है, रात्रि में तो विश्राम करती है, नंबर 1। नंबर 2, रात्रि में जहाँ पे विश्राम करती है नॉर्मली वो वही जगह होती है जो रिवर बेड है, यानी तो कोई झील की एरिया के आसपास है, और जहाँ पे ये हरियाली है, जैसे खेत है, जैसे सब्जी का खेत है, जैसे बड़े बड़े पेड़ है, उसी पे ही वो विश्राम करती है। इन जनरल ये आपको जंगल में मिलता है। सो टिड्डी दल की मूवमेंट है दिन में ज्यादा एक्टिव है और रात में तो बिल्कुल विश्राम मोड पे है। एंड टिड्डी दल जो हरियाली पत्ते है उसी पे ही चढ़ जाती है, या तो सब्जी है और जो मूंग की फसल है उसमें तो लेट जाती है, और रात में ये बिल्कुल आराम करने के मोड पे है। तो दिन में जैसे ये है कि टिड्डी दल साउंड के लिए बहुत सेंसिटिव है, जो अगर आप ताली भी बजा दीजिए या नहीं तो कोई साउंड सिस्टम एक्टिव कर दीजिए, टिड्डी दल वहां से निकल जाएगा। लेकिन रात में ये एक जगह पर बैठ जाती है और पूरे दिन में तो माइग्रेटरी मोड पे रहती है। तो हमारा जो सरलाम सिस्टम्स है कंट्रोल रूम से जुड़े है, हमारा ऑलरेडी इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम चल रहा है राहत की डिपार्टमेंट से, वो हमें अगर सूचना मिल जाए कि किस गांव में बैठ गई हैं तो फिर तो उस एरिया पे हमारे जो सरलाम टीम्स हैं या जो स्प्रेइंग टीम्स है वो तत्काल पहुंच के वहां पे स्प्रेइंग करना शुरू करेगा। ये तो एक स्ट्रेटजी है। और दूसरा, हमने तो ऑलरेडी जगह चिन्हित कर दिया था, ये टिड्डी दल का मूवमेंट है जहाँ पे गर्मी हवा बहती है उस तरफ तो इनका जो मूवमेंट है बिल्कुल माइग्रेटरी मोड पे रहती है। जहाँ पे ठंडी हवा है, जैसे कोई झील के किनारे हैं, जैसे कोई रिवर बेड के किनारे है, जैसे कोई जंगल है जहाँ पे ठंड ज्यादा हो सकती है या थोड़ा टेम्परेचर में डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहां पे तो टिड्डी दल विश्राम करने की एक संभावना ज्यादा होती है। तो इसलिए वो सुकुआ डुकुआ एक डैम है, उस डैम के आसपास जो जंगल है उस जंगल में ये बैठ गया, तो उसी जंगल पे ही हमने अपना कलिंग ऑपरेशन शुरू किया था। तो ये जो स्वैम है नॉर्मली 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर के रेडियस पे यहाँ पे चल रही है, और इस स्वैम का जो मूवमेंट है वेस्टर्ली विंड्स की डायरेक्शंस पे चल रहा है, मतलब जिस तरफ हवा बहेगी उसी तरफ इस स्वैम की मूवमेंट है। ये वही लोकस्ट हैं जो ग्रास होपर्स के माध्यम से हम लोग माने जाते हैं। दे आर नॉट कार्निवरस बट दे फीड अपॉन द प्लांट्स। द मोमेंट दे स्टिक अपॉन अ ट्री, कोई अगर पेड़ पे लेट गया तो फिर तो सारी पत्ते को खाली कर देते हैं। हमारे नाइबरिंग जिलों से इस स्वैम का मूवमेंट हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले ग्वालियर के रास्ते से दतिया होते हुए दूसरा स्वैम आया है जो शिवपुरी के रास्ते से।
अब तो तीसरे स्ट्रैम के लिए जो हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम से भी सूचना मिल रही है, तो फिर तो झांसी विल नॉट बी अ पार्किंग ग्राउंड फॉर द टिड्डी दल। झांसी में टिड्डी दल नहीं रोक पाएगा। कारण क्या है कि उनको ऐसी जमीन चाहिए जो जमीन के अंदर घुस के 12 सेंटीमीटर के नीचे घुस के अपना जो भी है एग्स, जो नए ब्रीड तो डेवलप कर सकती हैं। तो झांसी और बुंदेलखंड विल जस्ट बी अ पास ओवर, क्योंकि यहाँ की जो टेरेन है, यहाँ की जो सॉइल है, उसको सपोर्ट नहीं करेगा। सो दे आर जस्ट हॉल्टिंग इन झांसी फॉर अ नाइट हॉल्ट एंड वी मेक यूज ऑफ दैट हॉल्ट टू कल देम एज मच एज पॉसिबल। जैसा आप बता रहे हैं कि झांसी में टिड्डी दल नहीं रुकेगा, तो आगे किधर निकल सकता है, कुछ आइडिया? ये जो विंड की डायरेक्शन है, जैसे कल परसों का जो विंड का डायरेक्शन था वो निवारी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना की तरफ था। अब पहले दिन वो गया था छतरपुर, आज तो पन्ना तक पहुंच गया है। तो वहां तक हमारे भारत सरकार से जो टीम्स हैं, वहां तक हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट का जो टीम्स है, वो कलिंग ऑपरेशंस के लिए व्यवस्थित किया जाए। उसके लिए 2-4 केमिकल भी प्रिस्क्राइब्ड है, उस केमिकल के माध्यम से ही उसको कलिंग किया जाना उचित होगा। शुक्रिया आंद्रा वामसी। तो कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि अगर हवा का रुख बदला तो ये टिड्डी दल आगरा, बुलंदशहर होता हुआ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक भी पहुंच सकता है। बढ़ते हैं आगे। आज बिहार बोर्ड ने 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस साल कुल 80.59% छात्रों को कामयाबी मिली है। सबसे आगे रहे हैं रोहतास जिले के हिमांशु राज, जिन्होंने कुल 96.20% अंक हासिल किए। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की शीर्ष 10 छात्रों में शामिल रहे शुभम से और जानी उनकी कामयाबी की कहानी। बहुत खुशी हुई जानकर कि हम बिहार में टॉप थर्ड आए और भोजपुर फर्स्ट। जी, हम मेरा शेड्यूल ये था कि हम एक दिन में टारगेट बनाए थे कि इतना विषय में इतना कंप्लीट कर लेना है, भले ही उसके लिए 4-5 घंटे लगे या 10-12 घंटे, पर कर लेना है। आपके पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है, ट्रैक्टर पार्ट्स का दुकान है। आपकी मम्मी खुश हैं? क्या बोली आपकी मम्मी आपसे? हाँ, सबसे पहले रिजल्ट उन्हीं को सुनाए थे, बहुत खुश हुई। आपका शेड्यूल क्या रहता था, दिनचर्या क्या रहती थी, किस तरह से तैयारी करी आपने? एक दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ते थे और बीच में 2-2 घंटे के बाद थोड़ा ब्रेक लेते थे, थोड़ा माइंड डाइवर्ट करते थे। शुभम, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ और साइंस। कितने नंबर आए हैं आपके मैथ और साइंस में? जी, अभी देखे नहीं है, नेट काम नहीं कर रहा है ना। अच्छा, तो मीडिया से पता चला है हमको। अच्छा, सोशल मीडिया यूज करते हैं आप? जी नहीं, ओनली व्हाट्सएप करते हैं। आपको क्या करना अच्छा लगता है? जी, मेरी हॉबी तो पढ़ाई है, वैसे मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। मेरी हॉबी क्रिकेट है। टाइम मिलता था आपको क्रिकेट खेलने? हाँ, सुबह में मिल जाता था 1-2 घंटे। प्रॉपर आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम आरा के रहने वाले हैं, आयरन देवी बड़ी मस्जिद। और आपके रिश्तेदारों का सबका फोन आ रहा होगा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी सबकी? हाँ, सभी खुश है मेरे इस परिणाम से। आगे आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे आगे? आप देश की सेवा करेंगे IAS बनकर। तो आपको बताया है कि उसमें तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ, अगर सरकार से सहयोग मिला तो करेंगे। आपके पापा ने क्या बोला आपको जब उन्हें रिजल्ट पता चला? वही बहुत खुश है, बधाई दी उन्होंने, मिठाई खिलाई। आपके स्कूल में किस तरह से पढ़ाई होती थी? स्कूल का सपोर्ट मिला आपको? ट्यूशंस लगे हुए थे? थोड़ा पढ़ाई के बारे में बताइए हमें। हाँ, स्कूल के टीचरों ने बहुत सहयोग दिया, कोचिंग के भी, दोनों का मिला जुला सहयोग रहा। ट्यूशंस जाते थे मतलब आप अलग से? हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। तो ये थे बिहार से शुभम, जो 10वीं के टॉपर्स में शामिल हैं। ऑनलाइन टैक्सी सेवा कंपनी उबर ने भारत में 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ऑनलाइन कार बिक्री कंपनी कार देखो ने भी कर्मचारियों की छटनी की है। वहीं आज शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले, लेकिन दिन खत्म होते होते गिरकर बंद हुए। बाजार में आज क्या हुआ, बता रहे हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकरधर। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत आज हरे निशान में हुई जरूर, लेकिन बाजार बहुत देर तक हरे निशान में टिक नहीं पाया। बाजार में बिकवाली हावी हुई और 9161 का उच्चतम स्तर छूने के बाद निफ्टी एकदम फ्लैट 10 अंकों की गिरावट के साथ 9029 के स्तर पर बंद हुआ। ये स्तर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 9000 के ऊपर आई है और जो ये उम्मीद जगाती है कि बाजार में अभी ऊपरी स्तर देखने को मिल सकते हैं। बाजार में निचले स्तरों से कुछ खरीदारी आ सकती है। 9000 का स्तर एक मनोवैज्ञानिक स्तर है, एक सपोर्ट है जहां पर बाजार को सहारा मिल सकता है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने आज दिन के दौरान 31,086 के स्तर को छुआ, लेकिन बाजार बंद होते होते ये जो सारी बढ़त थी बाजार ने गंवा दी और
फाइनली सेंसेक्स 30,512 के स्तर पर बंद हुआ, करीब 63 अंकों की गिरावट के साथ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा शेयरों में खरीदारी जरूर दिखी। एनएससी मिड कैप शेयर करीब आज 1.25% से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ और जिन शेयरों में खरीदारी दिखी उनमें गोदरेज इंडस्ट्री, अदानी पावर, आदित्य बिरला कैपिटल, रेमको सीमेंट, टाटा पावर, आईडीएफसी बैंक, जुबिलिएंट फूड, इडिलवाइज, फ्यूचर रिटेल, जिंदल स्टील, ये वो शेयर थे मिड कैप शेयर जिनमें आज बढ़त देखने को मिली। निफ्टी बैंक जो काफ़ी दिनों से दबाव में चल रहा था, आज वहाँ कुछ खरीदारी देखने को मिली और बैंक निफ्टी फाइनली करीब 1% बढ़कर 17,440 के स्तर पर बंद हुआ। जिन बैंकिंग शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली उनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, पीएनबी, ये शेयर ऐसे थे जिनमें खरीदारी देखने को मिली और जबकि गिरावट बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में दिखी। ये बाजार के अगर आप मोटे तौर पर देखें, जो आज टोन थी बाजार की वो मिली जुली थी। मतलब आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 797 शेयरों में अगर बढ़त थी तो 757 शेयरों में गिरावट थी। तो बाजार में जो एक माहौल था वो असमंजस का था, जिसकी बहुत सारे तकनीकी विशेषज्ञ जो चार्ट्स पर बाजार को पढ़ते हैं, वहाँ पर जो कैंडल बनी थी डोजी, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि बाजार में एक कोई साफ दिशा नहीं दिखेगी। अगर आपको ध्यान हो तो हमने अपने कल के पॉडकास्ट में आपको ये बताया भी था कि बाजार एक दायरे में रहेगा, एक साइडवेज मूवमेंट पकड़ेगा और बाजार में जो भी बढ़त या गिरावट देखने को मिलेगी उसके पीछे कहीं ना कहीं जो वजह होगी वो तिमाही नतीजे होंगे। शुक्रिया शुभम शंकरधर। तो आज के लिए दिन भर में बस इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज तक रेडियो के पन्ने पर आपके लिए कई खास पॉडकास्ट हैं। आज तक रेडियो के समाचार कार्यक्रम और विशेष पॉडकास्ट अब आप गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। हम तक पहुंचने के लिए आपको बस गूगल से कहना है आज तक रेडियो पॉडकास्ट। और हाँ, अपना फीडबैक आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।